वेलकम टू अगेन। आज हम करेंगे दिल्ली की सल्तनत। कैसे हम एक ट्रिक के द्वारा दिल्ली की सल्तनत को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे ग ख त स ल। ग से हमारा आता है गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, त से तुगलक वंश, स से सैयद वंश और ल से लोधी वंश। तो सबसे पहला हमारा आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश रहा था हमारा 1206 से 1290 तक। इसमें सबसे पहले जो आया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। 1206 से 1210 तक इसने शासन किया था। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था जो बाद में सेना नायक हो गया था। पहले इसकी राजधानी लाहौर थी, लेकिन बाद में यह दिल्ली उठा लिया गया। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसने रखा। इसने भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया। इसकी मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसके बाद आता है हमारा आराम शाह। 1210 से 1211 तक राजा। ये कुछ ही महीने राज कर पाया क्योंकि यह अयोग्य शासक साबित हुआ। इसने ऐसा कहते हैं कि यह आराम ही करता रह गया। इसके बाद आया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आया था 1211 से 1236 तक इसने राज किया था। 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश ने राज किया। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात वैसे उसका जो पुत्र आराम शाह सिंहासन पर बैठा, किंतु आराम शाह अयोग्य शासक था। इसलिए कुतुबुद्दीन ने अपने दामाद इल्तुतमिश को शासन संभालने के लिए कहा। इसलिए तब इल्तुतमिश आया था 1210 से 1236 तक। इसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो आरंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ने, लेकिन उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने आते ही इक्ता व्यवस्था शुरू की। इसके तहत सभी सैनिक व गैर सैनिक अधिकारियों को नकद वेतन के बदले भूमि दान दी जाती थी। यह भूमि इक्ता और जो लेने वाले थे उसको इक्तादार कहलाया। इल्तुतमिश ने चांदी का टका, तांबे के जीतल का प्रचलन किया, जो दिल्ली में टकसाल स्थापित की। वह दिल्ली का पहला शासक था जिसने सुल्तान उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत स्थापित की। उसने बगदाद की खलीफा से मान्यता प्राप्त की और ऐसा करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक बना। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क सरदारों के एक दल चालीसा का गठन किया, जिसने इल्तुतमिश की सफलताओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। उसने सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया क्योंकि उसके सभी पुत्र अयोग्य थे। जो उसका पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में आया, लेकिन वह भी अयोग्य था, इसलिए वह भी ज़्यादा दिन राज नहीं कर पाया। वह 1-2 महीने के लिए आया, लेकिन उसे हटा दिया गया। फिर इसके बाद आई रजिया। रजिया 1236 से 1240 तक रही। इसने 4 साल राज किया। रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासक थी। रजिया ने अपनी सैनिक वेशभूषा धारण की, पर्दा करना बंद कर दिया, हाथी पर चढ़कर जनता के बीच में जाना शुरू कर दिया। रजिया ने अबीसिनिया निवासी गुलाम मलिक जलालुद्दीन याकूत को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया और उसे अमीर याखूर अर्थात अश्वशाला प्रधान के पद पर नियुक्त कर दिया। इससे अमीर वर्ग नाराज हो गया। फिर भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर याकूत की हत्या कर दी और रजिया को बंदी बना लिया। रजिया ने कूटनीतिक दृष्टिकोण से अल्तुनिया से ही शादी कर ली। इसी बीच इल्तुतमिश का एक पुत्र बहराम शाह ने सत्ता हासिल कर ली। भटिंडा से दिल्ली आते वक्त अल्तुनिया व रजिया को हराकर उनका वध कर दिया। उसके बाद उसका अयोग्य पुत्र आए, जैसे जिनका नाम था बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह, नसीरुद्दीन, महमूद ने शासन किया, परंतु वे सारे अयोग्य थे। उनके अयोग्य होने के कारण बलबन ने फिर सत्ता हासिल कर ली थी। मुइजुद्दीन बहरम शाह, रजिया का जो बेटा था वो मुइजुद्दीन बहरम शाह आया 1240। 2 साल इसने शासन किया। यह भी अयोग्य शासक निकला। इसके बाद इनको अयोग्य देकर बलबन ने सत्ता हासिल कर ली। बलबन आया था 1265 से 1287 तक। 1265 से लेकर 1287 तक बलबन ने राज किया। यह चालीसा का सदस्य था। चालीसा जो स्टार्ट की थी इल्तुतमिश ने, तो यह बलबन भी उसी का एक सदस्य था। इसका वास्तविक नाम तो बहाउद्दीन था। गयासुद्दीन बलबन के नाम पर यह गद्दी पर बैठा था। पूर्व सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने इसे उल्लू खान की उपाधि
प्रदान की। बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लौह और रक्त की नीति का अनुपालन किया। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही चालीसा को नष्ट कर दिया। सबसे पहले चालीसा का सदस्य था जो इल्तुतमिश ने शुरू करी थी, लेकिन जब यह गद्दी पर बैठा तो इसने चालीसा को समाप्त कर दिया। इसने इल्तुतमिश के सभी सदस्यों को भी भड़का दिया। बलबन ने राज्य में दैवीय राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार बलबन ने अपने आप को नियाबत ए खुदाई और ईश्वर के का प्रतिनिधि तथा जिल्ले ए इलाही अर्थात ईश्वर की छाया बताया। बलबन ने पारसी नववर्ष की भी शुरुआत की। उसने उत्सव नौरोज की भारत में शुरुआत की। सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बलबन ने दरबार में सिजदा और पाबोस प्रथाएं शुरू की। सिजदा क्या थी? जैसे घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, और जो पाबोस थी वो पेट के बल लेटकर सुल्तानों के पैरों को चूमना आदि प्रथाएं उसने शुरू की। बलबन ने वित्त विभाग को सैन्य विभाग से अलग कर नए सैन्य विभाग की स्थापना की। उसने बिना किसी भेदभाव के न्याय प्रदान किया। इस प्रकार 1287 में हमारा जो गुलाम वंश था उसकी समाप्ति हो जाती है। इसके बाद आता हमारा खिलजी वंश। 1290 से 1320 तक रहा था हमारा खिलजी वंश। इसमें सबसे पहले जो शासक आता है वो आता है फिरोज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 से 1296 तक इसने शासन किया था। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। सुल्तान के भतीजे अलाउद्दीन ने देवगिरी के यादव राजा को हराकर अपार धन अर्जित किया और धोखे से अपने ही चाचा की इसने हत्या करवा दी। फिर इसके बाद आता है 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी। इसने काफ़ी समय राज किया। इसका जन्म 1266 से 67 में हुआ था। इसके पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी था जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था। पिता की अकाल मृत्यु हो जाने के उपरांत उसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही उसके संरक्षक रहे थे। बाल्यावस्था में नियमित शिक्षा के अभाव में यद्यपि अलाउद्दीन अनपढ़ रह गया, फिर भी वह अत्यंत बहुत ही प्रतिभावान था। उसके प्रतिभा से प्रभावित होकर जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया। 1290 में जलालुद्दीन ने उसे अमीर ए तुजक पद प्रदान किया। 1292 में उसने सुल्तान जलालुद्दीन की अनुमति से अलाउद्दीन ने भिलसा पर आक्रमण कर दिया और अतुल धन संपदा को जीता। 1294 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया और सुल्तान जलालुद्दीन से छिपकर अपार धन संपत्ति प्राप्त की। देवगिरी की विजय के बाद अलाउद्दीन की सुल्तान बनने की इच्छा और भी ज़्यादा प्रबल हो गई। उसने 19 जुलाई 1296 को धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर स्वयं सत्ता हस्तगत कर ली। अलाउद्दीन की प्रारंभिक इच्छा एक नवीन धर्म चलाने की तथा विश्व विजेता बननी थी, किंतु काजी अलाउमुल्क के परामर्श से उसने इन दोनों योजनाओं को भी त्याग दिया। अलाउद्दीन का एक महान सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान के द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया, जिससे उसे 1000 दिनारी कहा गया। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी को कहानी का आधार बनाकर 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर विजयी पताका फहराया। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा, हौज खास और सिरी फोर्ट, जमात खाना, मस्जिद का निर्माण कराया। राजधानी सिरी को ही बनाया। उसने सेनापति गाजी मलिक द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत बनाया। वह प्रथम शासक था जिसने पहली बार स्थायी सेना गठित की। सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू कर दिया। राज्य को उत्पादन या बिस्वा का आधा हिस्सा दिया। उसने बिस्वा प्रणाली शुरू की और अलाउद्दीन ने बाजार में सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम निर्धारित कर दिए। इस प्रकार अलाउद्दीन शासन करता है 1296 से 1316 तक। इसके बाद अब आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। 1316 में आता है और यह राज करता है 1320 तक। 4 साल ही इसने राज किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद हमारा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी आया था। इसने 4 साल राज किया था। तो जब ये अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, वैसे तो बहुत सी किताबों में इसका जिक्र नहीं मिलता, कुछ किताबों में मिलता है क्योंकि इसने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था। 1316 में यह आया था। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत
का सुल्तान बना था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने एक निमन जाति के मुसलमान बने हसन को खुसरो खान की उपाधि से सम्मानित कर उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाया। खुसरो खान के एक मित्र ने 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी और खुसरो दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर ली। तो इसके बाद आया था फिर खुसरो नासिरुद्दीन खुसरो शाह 1320 ईस्वी में आया था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह 15 अप्रैल से 5 सितंबर 1320 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान शासक था। उसे सूबेदार गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में खुसरो को परास्त कर उसका कत्ल कर दिया और तत्पश्चात गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण कर दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर बैठ गया। इसके बाद आता है हमारा तुगलक वंश। खिलजी वंश की समाप्ति हो जाती है और इसके बाद आता है हमारा तुगलक वंश। 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा था ये फिर इसमें सबसे जो फर्स्ट शासक आया था वो गयासुद्दीन तुगलक था। 1320 में आया, इसने 1325 तक राज किया। 5 साल तक इसने राज किया था। गयासुद्दीन तुगलक या तुगलक वंश का संस्थापक था। इसका असली नाम गाजी मलिक था। इसने जनता के साथ उदार व्यवहार किया था। इसने सिंचाई, नहरों का निर्माण कार्य किया। गयासुद्दीन ने दिल्ली के निकट जो तुगलकाबाद नामक नगर था उसे बसाकर इसने अपनी राजधानी बनाया। गयासुद्दीन ने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया। इसने जूना खान को वारंगल और मदुरई में शासन की पुनर्व्यवस्था के लिए भेजा। इसके निजामुद्दीन औलिया के साथ कटु रिश्ते थे। जूना खान ने एक षड्यंत्र में गयासुद्दीन की हत्या कर दी। फिर इसके बाद आता हमारा 1325 में 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल शासक भी कहा जाता है। फिर 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद हमारा जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सुल्तान के राज सिंहासन पर बैठा। उसका नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा गया, जैसे अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा, परोपकारी, ये सब नाम मोहम्मद बिन तुगलक को दिए गए। मोहम्मद बिन तुगलक का राजत्व सिद्धांत देवीय सिद्धांत की बात था। उसका विचार था कि सुल्तान बनना ईश्वर की इच्छा है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि विभाग का नाम दीवाने को ही रखा। मोरक्को निवासी इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में दिल्ली आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा यमुना दोआब का उर्वर भूमि में कर की दर 50% कर दी। दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली का दौलताबाद स्थानांतरण कर दिया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन योजना असफल सिद्ध हुई। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी जो असफल सिद्ध हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में सर्वाधिक विद्रोह हुए। 20 मार्च 1351 में थट्टा नामक स्थान पर ज्वर से पीड़ित होने के कारण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई है। इसलिए यह इतिहास में इसे एक मूर्ख शासक की संज्ञा दी गई। इसके बाद आता हमारा फिरोज तुगलक 1351 से 1388 तक राज करता है। ये फिरोज तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। 20 मार्च 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात 1351 ईस्वी को राज्याभिषेक थट्टा में किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को खिजराबाद और दूसरा मेरठ से दिल्ली मंगवाया। उसने हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद नगरों की स्थापना की। फिरोज ने रोजगार दफ्तर स्थापित किया। उसने बेरोजगारों को कार्य दिलवाया। उसने दीवान खैरात विभाग स्थापित कर मुस्लिम अनाथ स्त्रियों विधवाओं की आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की। दिल्ली के सुल्तानों में वह प्रथम सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को राज्य में शासन में प्रधानता दी। उसने सरकारी पदों व सैनिकों के पदों को वंशानुगत बनाया। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 में हो जाती है और उसकी मृत्यु के पश्चात दिल्ली का सल्तनत विघटन व उत्तराधिकारी का युद्ध आरंभ हो जाता है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा फिरोज शाह तुगलक था इसके पास 1,80,000 गुलाम थे और इसने सतलुज से घग्गर, रजवाही नहर, उल्गू खान नहर, ये सब इसने नहरों का निर्माण सबसे ज़्यादा, अगर पेपर में आ जाए कि नहरों का निर्माण सबसे ज़्यादा किसने किया तो फिरोज तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। इस प्रकार हमारा तुगलक वंश का अंत हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा सैयद वंश 1414 से 1451 तक हमारा सैयद वंश चलता है। तो सैयद वंश में जो सबसे पहला
शासक आता है खिज़र खान 1414 से 1451 तक। खिज़र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसे रैयत ए आला की उपाधि धारण की। इसने सिखों पर तुगलक सुल्तानों का नाम उत्कीर्ण कराया था। वह अपने शासनकाल में तैमूर के पुत्र तथा उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दिखावा कर रहा था। और इसके बाद हमारा 1414 में खिज़र खान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसने 7 वर्ष तक शासन किया और उसके दौरान उसे कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद आता हमारा मुबारक शाह 1421 में आया था। यह 1434 तक इसने राज किया। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की। उसके नाम का खुतबा पढ़वाया, उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। उसने अपने सिक्के प्रचलित किए। सैयद शासकों से वह सबसे महान था। मुबारक शाह ने प्रसिद्ध इतिहासकार यहया बिन सरहिंदी को संरक्षण दिया, जिसने अपनी कृति तारीख मुबारक शाही को समर्पित किया। इसका उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह आ जाता 1434 से 1445 तक इसने शासन किया। और अलाउद्दीन आलम शाह, इसके बाद आता अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1450 तक इसने शासन किया। जो अलाउद्दीन आलम शाह था वो अंतिम सैयद शासक था। बहलोल लोदी ने जबरदस्त कर लोदी वंश को प्रतिष्ठापित कर दिया। इसके बाद फिर हमारा लोदी वंश स्टार्ट हो जाता 1451 से 1526 में। सबसे लंबा शासनकाल रहा था लोदियों का 1451 से 1526 तक। इसमें सबसे पहले जो लोदी वंश में जो सबसे पहला शासक था वो बहलोल लोदी है। बहलोल लोदी आता है। बहलोल लोदी क्या करता है 1451 में आता है और 1489 तक यह शासन करता है। इसने जौनपुर के सरकी राज्य को विजित कर दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया था। उसने बहलोल सिक्के प्रचलित किए। वह राज दरबार में सिंहासन पर बैठकर अपने दरबारियों के बीच बैठता था। फिर उसके बाद आता सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1489 तक 1517 तक शासन किया। यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन में गज़े सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया। उसने कुशल सैन्य व्यवस्था व गुप्तचर प्रणाली स्थापित की। उसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। 1506 में उसे अपने लिए राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से फारसी कविताएं लिखता था। इसके बाद आता हमारा इब्राहिम लोदी। इसने शासन किया था 1517 से 1526 में। 1526 में लोदी वंश का अंत हो जाता है जब इब्राहिम लोदी आता है। यह दिल्ली सल्तनत, जो इब्राहिम लोदी है वह दिल्ली सल्तनत तथा लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी ने दरबार के शक्तिशाली सरदारों के में दमन की नीति अपनाई। वह लोकप्रिय हो गया। इब्राहिम लोदी ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया और दिल्ली सल्तनत का काल समाप्त हो जाता है। इस प्रकार हमने दिल्ली सल्तनत को ख़त्म कर दिया।